रूस के कब्जे वाले खेरसोन को लेकर लगातार चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है इस इलाके में रूसी सेना की वापसी की खबर किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है। खुद यूक्रेन को ये लग रहा है कि जिस तरह से खेरसोन में रूसी सेना की वापसी का ऐलान किया जा रहा है, वो ये बता रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है। इस बीच खेरसोन से ही बड़ी खबर ये आ रही है कि यहाँ के टीवी केंद्र पर बड़ा धमाका हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। खेरसोन के टीवी केंद्र पर बमबारी हुई है। क्या रूस की सेना खेरसोन छोड़ रही है? क्या खेरसोन पुतिन के गले की फांस बन गया? क्या खेरसोन में रूस ने चली नई चाल? रूस के कब्जे वाला खेरसोन अब एक ऐसा इलाका बन चुका है जहां से कॉन्स्पिरेसी की खबरें रोजाना अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। कभी खेरसोन पर यूक्रेन की सेना की मजबूत पकड़ की खबरें आ रही हैं, तो कभी रूस की मीडिया की तरफ से यह दावा किया जाता है कि खेरसोन को खाली करने का आदेश जारी किया जा चुका है। लेकिन दोनों ही बातों के बीच खेरसोन में कुछ बेहद भयानक होने जा रहा है और इसकी साजिश की तस्वीरें रात के अंधेरे में सामने आ रही हैं। इस वीडियो को देखिए। एक साथ कई धमाकों की आवाज के साथ बारूदी रोशनी आकाश में दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना की तरफ से रूस के कब्जे वाले खेरसोन इलाके पर जबरदस्त हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक इस हमले में खेरसोन के टीवी केंद्र को टारगेट किया गया। तो क्या वाकई रूसी सेना यूक्रेन के हमलों से इतनी हताश हो चुकी है कि अब उसे खेरसोन को छोड़ना पड़ रहा है? लेकिन खबरों की माने तो यूक्रेन में इसे किसी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अभी तक खेरसोन से रूसी सेना की वापसी के कोई सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति का यह दावा जरूर है। यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में सेना की पकड़ मजबूत होती जा रही है। Усе, що відбувається зараз, досягнуто місяцями жорстокої боротьби, досягнуто і хоробрістю, і болем, і втратами. Це не ворог йде, це українці великою ціною женуть окупантів, як і на сході нашої країни, на Харківщині, як ще раніше на півночі, Київщина, Сумщина, Чернігівщина. दरअसल रूस की मीडिया की तरफ से इस बात का दावा किया गया था कि रूस की सेना को खेरसोन खाली करने का आदेश जारी किया जा चुका है। लेकिन यूक्रेन रूस की इस खबर को साजिश के एंगल से देख रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ज्यादातर रूस के नागरिक खेरसोन के दाहिने किनारे पर बसे हुए हैं और इन लोगों ने अभी तक इस इलाके को खाली नहीं किया है। दावा किया जा रहा है कि इस इलाके में रूस के 20,000 लोग रहते हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का यह भी दावा है कि रूस पहले यहां से नागरिकों को निकालेगा, उसके बाद रूस की मिलिट्री इस इलाके को खाली करेगी। यूक्रेन को लग रहा है कि खेरसोन को छोड़ने की खबरें फैलाकर रूस की सेना यूक्रेन का ध्यान भटकाना चाहती है और यूक्रेन के सैनिकों को खेरसोन में घेरकर मारना चाहती है। यही वजह है कि खेरसोन से आ रही खबरों को लेकर यूक्रेन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और सबसे पहले खेरसोन के छोटे इलाकों को अपने कब्जे में ले रहा है। खेरसोन से आए इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो यूक्रेन की सेना की ही तरफ से जारी किया गया है। दावा किया जा रहा है खेरसोन के गांव को आजाद कराने के बाद इस जश्न को मनाया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे यूक्रेन की सेना के जवान खुशी से झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर नेटो अध्यक्ष का भी खेरसोन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। नेटो के अध्यक्ष का दावा है कि अगर रूस के खेरसोन को छोड़ने की खबर सही है तो ये यूक्रेन की एक और जीत की ओर इशारा करता है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर खेरसोन के वॉर जोन से जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं, वो कितनी पुख्ता हैं,
क्योंकि इस बात पर भी यकीन करना मुश्किल है कि रूस इस इलाके को ऐसे ही छोड़ देगा, क्योंकि ये उन्हीं 4 इलाकों में से एक है जिस पर जनमत संग्रह के बाद रूस ने कब्जे का दावा किया है। क्यों खेरसोन को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं? क्यों खेरसोन अब जंग का एपिसेंटर बना हुआ है? इसे समझने के लिए खेरसोन की भौगोलिक स्थिति को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल खेरसोन का जो बॉर्डर है वो क्राइमिया से सटा हुआ है, वो क्राइमिया जिस पर 2014 से ही रूस का कब्जा रहा है। खेरसोन से ही काला सागर तक जमीन का रास्ता जाता है। खेरसोन से अगर रूस की सेना जाती है तो यूक्रेन की सेना दोबारा क्राइमिया तक आ जाएगी। इसके साथ ही क्राइमिया रणनीतिक तौर पर रूस के लिए बेहद अहम मानता है। यूक्रेन आज तक क्राइमिया के अलग होने के सदमे से उभर नहीं सका, जबकि काला सागर के मुहाने पर मौजूद खेरसोन एक बड़ा औद्योगिक केंद्र भी माना जाता है। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि ये है आपका यानी जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। बहुत बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त आ रही है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए हैं और वो रूस से बातचीत के लिए तैयार हैं। ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब रूस खेरसन इलाके को छोड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बेलारूस में रूस के जवान एक्शन में नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा बयान वोलोदिमीर जेलेंस्की का, जहां शांति की बात करते हुए वोलोदिमीर जेलेंस्की क्या इसके इशारे यूएस में हुए मिड टर्म चुनाव से भी जुड़ने चाहिए? क्या इसके तार वहां से भी जुड़ते हैं जहां बाइडेन का पलड़ा जैसे ही थोड़ा हल्का हुआ वोलोदिमीर जेलेंस्की के भी सुर बदलने लगे? लेकिन यहां पर अगर ग्राउंड में हालात देखे जाएं तो ये चौंकाने वाली बात है कि जब ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि यूक्रेन का हाथ थोड़ा मजबूत हो रहा है, तो वोलोदिमीर जेलेंस्की बातचीत की बात क्यों कर रहे हैं? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का बड़ा बयान कि वो रशिया से बातचीत करने को तैयार हैं। भले ही खेरसन में थोड़ी सी बढ़त यूक्रेन को मिल रही हो, लेकिन कीव पर नजर गड़ाए हुए है व्लादिमीर पुतिन। और व्लादिमीर पुतिन ने कहीं ना कहीं अब इस तरफ इशारा कर दिया है, जैसे जैसे बेलारूस पे ट्रूप बिल्डिंग हो रही है, कि जो कीव की पहले घेराबंदी कर कीव छोड़ दिया था, उस कीव को आजाद कीव की तरफ से निगाहें हटा ली थी व्लादिमीर पुतिन ने। अब जेलेंस्की के अड़े रहने की वजह से, नेटो के हस्तक्षेप की वजह से, अमेरिका के दखल की वजह से कहीं ना कहीं रूस की ये मंशा लग रही है कि वो कीव से लेकर पूरे यूक्रेन को विभाजित कर दें, पूरी तरह से पूर्वी और उत्तरी यूक्रेन पर कब्जा कर लें। रूस के कब्जे वाले खेरसन को लेकर लगातार चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि इस इलाके से रूसी सेना की वापसी की खबर किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है। खुद यूक्रेन को यह लग रहा है कि जिस तरह से खेरसन से रूसी सेना की वापसी का ऐलान किया जा रहा है, वो ये बता रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है। इस बीच खेरसन से ही बहुत बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ के टीवी केंद्र पर बहुत बड़ा धमाका हुआ है।
क्या रूस की सेना खेरसोन छोड़ रही है? क्या खेरसोन पुतिन के गले की फांस बन गया? क्या खेरसोन में रूस ने चली नई चाल? रूस के कब्जे वाला खेरसोन अब एक ऐसा इलाका बन चुका है जहां से कॉन्स्पिरेसी की खबरें रोजाना अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। कभी खेरसोन पर यूक्रेन की सेना की मजबूत पकड़ की खबरें आ रही हैं, तो कभी रूस की मीडिया की तरफ से यह दावा किया जाता है कि खेरसोन को खाली करने का आदेश जारी किया जा चुका है। लेकिन इन दोनों ही बातों के बीच खेरसोन में कुछ बेहद भयानक होने जा रहा है और इसकी साजिश की तस्वीरें रात के अंधेरे में सामने आ रही हैं। इस वीडियो को देखिए, एक साथ कई धमाकों की आवाज के साथ बारूदी रोशनी आकाश में दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना की तरफ से रूस के कब्जे वाले खेरसोन इलाके पर जबरदस्त हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक इस हमले में खेरसोन के टीवी केंद्र को टारगेट किया गया। तो क्या वाकई रूसी सेना यूक्रेन के हमलों से इतनी हताश हो चुकी है कि अब उसे खेरसोन को छोड़ना पड़ रहा है? लेकिन खबरों की माने तो यूक्रेन में इसे किसी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अभी तक खेरसोन से रूसी सेना की वापसी के कोई सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति का यह दावा जरूर है। यूक्रेन के उनके उपवाद ने हमारे गौरव, हमारी संस्कृति की सुरक्षा के लिए योगदान किया। मैं इन दोनों विभूतियों को पुनः एक बार नमन करता हूं। साथियों, आज इन महान विभूतियों को सम्मान देते हुए हम बेंगलुरु के कर्नाटका के विकास और विरासत दोनों को सशक्त कर रहे हैं। आज कर्नाटका को पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन मिली। ये ट्रेन चेन्नई, देश की स्टार्टअप कैपिटल बेंगलुरु और धरोहरों के शहर मैसूरू को आपस में जोड़ती है। कर्नाटका के लोगों को अयोध्या, प्रयागराज और काशी के दर्शन कराने वाली भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन, इसकी भी आज शुरुआत हुई है। आज केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का भी उद्घाटन हुआ है। मैंने सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी और आज वहां जाकर लगा कि नया टर्मिनल तस्वीरों में जितना सुंदर दिख रहा है उससे भी ज्यादा भव्य है, आधुनिक है। ये बेंगलुरु के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी, जो अब हमारी सरकार पूरा कर रही है। साथियों, मुझे नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा जी की 108 फीट की प्रतिमा के अनावरण और उनके जलाभिषेक का भी अवसर मिला। नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा की ये विशाल प्रतिमा हमें भविष्य के बेंगलुरु, भविष्य के भारत के लिए निरंतर
समर्पित भाव से मेहनत करने की प्रेरणा देगी। भाइयों और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज पूज्य स्वामी जी ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिए, जिस प्रकार से भावना प्रकट की, मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज पूरी दुनिया में भारत की पहचान स्टार्टअप के लिए है और भारत की इस पहचान को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका हमारे बेंगलुरु की है। स्टार्टअप सिर्फ एक कंपनी भर नहीं होता, स्टार्टअप एक जज्बा होता है, कुछ नया करने का जज्बा, कुछ हटकर के सोचने का जज्बा। स्टार्टअप एक विश्वास होता है हर उस चुनौती के समाधान का जो देश के सामने है। इसलिए बेंगलुरु एक स्टार्टअप स्पिरिट का प्रतिनिधित्व करता है। यही स्टार्टअप स्पिरिट आज दुनिया में भारत को एक अलग लीग में खड़ा करती है। भाइयों और बहनों, आज यहां जो कार्यक्रम हो रहा है, ये भी बेंगलुरु की इसी युवा स्पिरिट का प्रतिबिंब है। आज शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस भी सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं है, बल्कि ये नए भारत की नई पहचान है। 21वीं सदी में भारत की रेलवे कैसी होगी, ये उसकी झलक है। वंदे भारत एक्सप्रेस इस बात का प्रतीक है कि भारत अब रुक रुक चलने वाले दिनों को पीछे छोड़ चुका है। भारत अब तेज दौड़ना चाहता है और इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। साथियों, आने वाले 8-10 सालों में हम भारतीय रेल के कायाकल्प का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। 400 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनें, विस्टाडोम कोचेज भारतीय रेल की नई पहचान बनने वाले हैं। मालगाड़ियों के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ट्रांसपोर्टेशन की गति बढ़ाएंगे और समय भी बचाएंगे। तेजी से हो रहा ब्रॉडगेज परिवर्तन का काम नए नए क्षेत्रों को रेलवे के मैप पर लेकर आ रहा है और इन सब के बीच आज देश अपने रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहा है। आज आप बेंगलुरु के सर एम विश्वेश्वरैया जी के रेलवे स्टेशन जाते हैं तो एक अलग ही दुनिया का अनुभव होता है। हमारा लक्ष्य देश के बड़े रेलवे स्टेशनों को इस प्रकार आधुनिक बनाने का है। इसी सोच के साथ यहां कर्नाटका में भी बेंगलुरु कैंटोनमेंट यशवंतपुर रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। साथियों,
विकसित भारत के निर्माण में हमारे शहरों के बीच कनेक्टिविटी की भी बड़ी भूमिका होगी। देश में एयर कनेक्टिविटी का ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो, हमारे एयरपोर्ट्स का विस्तार हो, ये आज समय की मांग है। बेंगलुरु एयरपोर्ट का नया टर्मिनल इसका उपयोग करने वाले पैसेंजर्स के लिए नई सुविधा लेकर आएगा। आज भारत दुनिया में एयर ट्रैवल के सबसे तेजी से बढ़ने वाले मार्केट में से एक है। जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, उसी तरह एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर्स की संख्या भी बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार देश में नए एयरपोर्ट्स का भी निर्माण करा रही है। 2014 से पहले देश में 70 के आसपास एयरपोर्ट थे, 70। अब इनकी संख्या 140 से ज्यादा हो गई है, डबल। बढ़ते हुए ये एयरपोर्ट्स हमारे शहरों का बिजनेस पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, नौजवानों के लिए नए अवसर भी बना रहे हैं। साथियों, आज पूरी दुनिया में भारत में निवेश के लिए जो अभूतपूर्व विश्वास बना है, उसका बहुत बड़ा लाभ कर्नाटका को भी मिल रहा है। आप कल्पना कीजिए, बीते 3 वर्ष जब पूरी दुनिया कोविड से प्रभावित रही, तब कर्नाटका में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ। पिछले वर्ष एफडीआई को आकर्षित करने में कर्नाटका देश में अग्रणी रहा है। और ये जो निवेश हो रहा है, ये सिर्फ आईटी सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि बायोटेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तक हर सेक्टर का यहां विस्तार हो रहा है। देश में एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट इंडस्ट्री में 25% हिस्सेदारी ये हमारे कर्नाटका की है। देश की सेना के लिए जो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर हम बना रहे हैं, उसमें से लगभग 70% यही बनते हैं। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में भी कर्नाटका बहुत आगे है। आज फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से 400 से अधिक कंपनियां कर्नाटका में काम कर रही है। और ये लिस्ट लगातार बढ़ रही है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आज कर्नाटका डबल इंजन की ताकत से चल रहा है। भाइयों और बहनों, आज बात चाहे गवर्नेंस की हो या फिर फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की, भारत एक अलग ही लेवल पर काम कर रहा है। आज पूरी दुनिया हैरान होती है जब भारत के डिजिटल पेमेंट भीम यूपीआई के बारे में सुनती है। क्या 8 वर्ष पहले ये कल्पना करना भी संभव था
मेड इन इंडिया, 5G टेक्नोलॉजी, क्या ये सोचा भी जा सकता था? इन सब में बेंगलुरु के युवाओं की, यहां के प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका है। 2014 से पहले के भारत में ये चीजें कल्पना से परे थी। इसका कारण ये है कि तब जो सरकारें थी उनकी सोच ही पुरानी थी। पहले की सरकारें स्पीड को लग्जरी तो स्केल को रिस्क मानती थी। हमने ये धारणा बदल दी है। हम स्पीड को भारत की आकांक्षा मानते हैं और स्केल को भारत की ताकत मानते हैं। इसलिए आज भारत पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है। हम सभी साक्षी हैं कि कैसे अतीत में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या तालमेल की रहती थी। जितने ज्यादा विभाग, जितनी ज्यादा एजेंसियां, उतनी ही देरी निर्माण में होती थी। इसलिए हमने तय किया कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। आज पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत 1500 से ज्यादा लेयर्स भी हैं। डेटा विभिन्न एजेंसियों को सीधे उपलब्ध हो रहा है। आज केंद्र और राज्य सरकारों के दर्जनों मंत्रालय, दर्जनों विभाग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। आज देश नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत इंफ्रा पर लगभग 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य लेकर चल रहा है। देश में ट्रांसपोर्ट के हर माध्यम एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे को सपोर्ट करें। इसके लिए देश का बल, पूरी ताकत मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। कुछ समय पहले ही देश ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी लॉन्च की है। ये पॉलिसी देश में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम करने, ट्रांसपोर्टेशन को इनोवेटिव बनाने में मदद करेगी। साथियों, भारत को विकसित बनाने के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही देश के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मजबूत होना उतना ही आवश्यक है। मुझे खुशी है कि कर्नाटका की डबल इंजन सरकार सोशल इंफ्रा पर भी उतना ही ध्यान दे रही है। बीते 8 वर्षों में देश में गरीबों के लिए 3.5 करोड़ घर बनाए गए हैं। यहां कर्नाटका में भी गरीबों के लिए 8 लाख से ज्यादा पक्के घरों को स्वीकृति दी गई है। जल जीवन मिशन के तहत सिर्फ 3 वर्षों में ही देश में 7 करोड़ से अधिक घरों में पाइप से पानी की सुविधा पहुंचाई गई है। कर्नाटका के भी 30 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी पहुंचा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 4 करोड़ गरीबों को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिला है। कर्नाटका के भी 30 लाख से अधिक गरीब मरीजों ने ये योजना का लाभ लिया है। मुझे खुशी है
कि इन सुविधाओं की सबसे अधिक लाभार्थी हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। भाइयों और बहनों, आज देश में छोटे किसान हो, छोटे व्यापारी हो, फिशरमैन हो, रेहड़ी पटरी ठेले वाले हो, ऐसे करोड़ों लोग पहली बार देश के विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। कर्नाटका के भी 55 लाख से ज्यादा छोटे किसानों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। पीएम स्वनिधि के तहत देश के 40 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहनों को आर्थिक मदद मिली है।